तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हिमरोज मिल्की आईएएस एकेडमी में। हम लोगों ने मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से प्राचीन इतिहास के अध्ययन को कंटिन्यू किया हुआ है। पिछले 2-3 लेक्चरों में हम लोगों ने पूरा पाषाण काल का अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग बातें करेंगे मध्य पाषाण काल की। और जैसा मैंने बताया कि जैसे जैसे पुरातात्विक साक्ष्यों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनके बारे में जानकारियां भी बढ़ती चली जाएंगी। मध्य पाषाण काल आते आते कई प्रकार के साक्ष्य मिलना शुरू हो जाते हैं और उन साक्ष्यों के बेस पे कृषि, पशुपालन और सामाजिक संरचना, इवन की इनके कला संबंधी चीजें भी हमारे सामने आ जाती है, जो संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें। तो मध्य पाषाण काल, पहले थोड़ा सा फ्रेमिंग करते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। तो मध्य पाषाण काल की अगर हम लोग बात करें तो यहां बेसिकली हम लोगों को 7-8 बिंदुओं में अध्ययन करना होगा। मध्य पाषाण काल, ध्यान रखिएगा कौन कौन से। पहले तो हम लोगों को समझना है कि ये काल क्या है। तो मैंने बताया कि ये एक संक्रमण का काल है, संक्रमण का काल है। ये चीजें मैंने आप लोगों को बताया था, ध्यान रखिएगा। कई बार यहां से भी इस तरीके से चीजें पूछा जाता है। पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच मध्य पाषाण काल को एक संक्रमण का एज माना जाता है। तो ये हम लोग समझ लेंगे क्यों माना जाता है संक्रमण का एज। इसके बाद इस कालखंड में जलवायु में परिवर्तन देखा जाता है, तो जलवायु परिवर्तन देखेंगे हम लोग। इसके बाद जलवायु जो परिवर्तन होता है तो इनके तकनीक में भी परिवर्तन देखने को मिलता है, तो कर लेंगे हम लोग तकनीकी परिवर्तन। इनके तकनीक में भी परिवर्तन नजर आता है। इसके अलावा तकनीक में परिवर्तन के साथ इनके जो जीविकोपार्जन है उसमें भी परिवर्तन होता है, जीविकोपार्जन की परिवर्तन देखने को मिलती है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे इनका भौगोलिक वितरण, भौगोलिक वितरण। इसके बाद कृषि के बारे में भी पढ़ेंगे। यहां से कुछ साक्ष्य मिलना शुरू हो जाते हैं। हालांकि कृषि का प्रारंभ नव पाषाण काल से ही माना जाना चाहिए, लेकिन यहां से भी कुछ कृषि अनाजों के साक्ष्य मिल जाते हैं। तो कृषि के जब साक्ष्य मिलता है, कृषि के साथ इनके सामाजिक संरचना की भी हम लोग बातें करेंगे कि सामाजिक संरचना कैसी थी, और सामाजिक संरचना के साथ साथ इनकी जो सांस्कृतिक संरचना है उसे भी हम लोग देखेंगे। सांस्कृतिक संरचना, और सांस्कृतिक संरचना में बेसिकली 2 चीजें यहां पे हम लोगों को देखने को मिलती है। एक तो मिलती है इनके कुछ धर्म के बारे में जानकारी पता होता है, बेसिकली धर्म के प्रति भी इनका झुकाव होने लगा था। दूसरी चीजें यहां हम लोग जो देखने को मिलती है वो इनका कला मिलता है, बेसिकली चित्रकला। चित्रकला, और चित्रकला में भी हम लोग 2-3 चीजें देखेंगे। एक तो देखेंगे इनके चित्रकला का क्या उद्देश्य रहा। इसके अलावा इनके चित्रकला में जो सौंदर्य बोध है वो कैसे निकल करके आता है सामने, वो देखना है मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से, वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा हम लोग देखेंगे कि आधुनिक चित्रकला से तुलना, समानता, आधुनिक चित्रकला से तुलना कर लीजिए बेसिकली, ताकि दोनों बिंदु हम लोग देख लेंगे, समानता एवं असमानता, समानता एवं असमानता। तो ये आप लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा था मध्य पाषाण काल, लेकिन मध्य पाषाण काल जो पढ़ने का जो पहले का जो तरीका था हम लोगों का, वो चूंकि प्री ओरिएंटेड था तो कई सारी चीजें वहां पे नहीं पढ़ाई गई होंगी। जैसे कि कला के बारे में मैं वहां पे डिस्कशन नहीं किया हूं, उनके सांस्कृतिक संरचना के बारे में, और थोड़ा बहुत सामाजिक और किसी संरचना के बारे में डिस्कशन हुआ होगा। इस चीज को हम लोग नहीं समझे होंगे, जलवायु परिवर्तन को हम लोगों ने नहीं समझा होगा। तो यहाँ पे कई सारी चीजें आप जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि मुख्य परीक्षा में सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न ऐसे उठा के पूछ लिया जाता है कि मध्य पाषाण काल के लोगों का जो सौंदर्य बोध रहा उसका आप जो है कि आधुनिक कला से तुलना करिए, सौंदर्य बोध को दिखाते हुए। तो आधुनिक कला से तुलना करने का आ जाएगा। फिर उसके बाद इनके जो है कि कृषि और सामाजिक संरचना से जुड़ करके प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कई बार प्रश्नों को थोड़ा घुमा फिरा करके पूछता है। अगर आपने किसी टॉपिक का फ्रेमिंग अच्छे से कर लिया तो फिर प्रश्न यहां से जैसे भी पूछेगा आप इजी वे में उसे हैंडल कर लेंगे। जिस तरीके से भी पूछेगा आप उसे आसानी से लिख देंगे। अच्छा, यहाँ की जो चीजें हैं, एक चीज और मैं बताता चलूं कि ये बेसिकली है तो टॉपिक मुख्य परीक्षा का, लेकिन ये पूरा जो टॉपिक है ना आपके प्रारंभिक परीक्षा से भी जुड़ जाएगा, क्योंकि इससे बाहर की चीजें यहाँ बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। तो प्री में भी कई बार यहां से सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेता है। तो एक एक बिंदु पे हम लोग डिस्कशन करते चलते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कशन करता हूं कि इस काल को एक संक्रमण की अवस्था के रूप में स्वीकार किया गया। संक्रमण का काल है ये। कौन सा काल? मध्य पाषाण काल। मैंने बताया था जब पाषाण काल की शुरुआत हम लोगों ने किया था तो उसी दौरान मैंने कहा था कि जान लुबाब नामक एक व्यक्ति थे
जिन्होंने प्रस्तर एज को या प्रस्तर काल को दो भागों में बेसिकली डिवाइड किया था। कौन कौन से काल? एक पूरा पाषाण काल के रूप में और दूसरा नव पाषाण काल के रूप में, दो भागों में उन्होंने डिवाइड किया था। और मैंने देखा था कि जो एडवर्ड लार्टेड थे उन्होंने पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया, तो इसे हम लोगों ने समझ लिए। इन्होंने 2 काल को डिवाइड किया, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जैसी संरचना जॉन लुबाफ साहब ने नहीं दिया। बाद में चल करके एक संक्रमण की अवस्था को स्वीकार किया गया आगे चल करके, और वह संक्रमण की अवस्था थी मध्य पाषाण काल। तो एक्चुअल में मध्य पाषाण काल क्या है कि पाषाण काल की एक संक्रमण की अवस्था को दर्शाता है, इसे बाद में स्वीकार किया गया। शुरू में मध्य पाषाण काल की संकल्पना नहीं थी। यहां संक्रमण का कहने का सीधा सा मतलब कि मध्य पाषाण काल में ऐसी प्रवृत्तियां मौजूद हैं जो पूरा पाषाण काल में भी शामिल हैं, और कुछ ऐसी प्रवृत्तियां भी मौजूद हैं जो नव पाषाण काल की भी। मैंने बताया कि दोनों चीजें, यहाँ की चीजें भी यहाँ हमें देखने को मिलेगी और यहाँ जो पहले से चली आ रही वो चीजें भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसीलिए इसे एक संक्रमण की अवस्था के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्लियर है? चलिए दूसरे बिंदु पर आते हैं, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन देखिए, जो पूरा पाषाण काल था ना, तीनों पूरा पाषाण काल, निम्न मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल, वो प्लीस्टोसीन युग में था। प्लीस्टोसीन युग में था, प्लीस्टोसीन युग में था। लेकिन मध्य पाषाण काल में एक नए युग की शुरुआत हो जाती है, जिसे बोला जाता है होलोसीन युग। होलोसीन युग, ये मैंने आपको ज्योग्राफी में पूरा युग का डिवीजन मैंने किया है। पूरे युग को मैंने ज्योग्राफी में कुछ डिटेल में बताया। अगर होगा तो मैं कभी देखूंगा तो अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा युग के ऊपर। लेकिन बस ध्यान रखिए, ये चीजें बहुत डीप यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, आपको रखने की जरूरत है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन को दिखाना है, इस वजह से नाम याद रखिएगा कि पूरा पाषाण काल प्लीस्टोसीन युग में था, तीनों पूरा पाषाण काल। लेकिन मध्य पाषाण काल आता है तो यहाँ पे जो युग है प्लीस्टोसीन से होलोसीन युग में आ जाता है, और होलोसीन युग में आने का मतलब कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अब होलोसीन युग में क्या हुआ कि जो जलवायु रहा वो शुष्क हो गया। होलोसीन युग में जलवायु जो था वो शुष्क होने लगा, और जलवायु जब शुष्क होता है ना, जब चीजें बदलती हैं, जैसे ठंडी के बाद जब गर्मी आता है या गर्मी के बाद जब बरसात आता है, तो आप देखते हैं आपके हर चीज में बदलाव हो जाता है, रहने खाने टेक्निक में भी बदलाव हो जाएगा। जाड़े में आप एक अलग तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, हीटर चलेगा, बाकी चीजें ब्लोअर वगैरह चलेगा। गर्मी में आप एसी चलाएंगे, फ्रिज चलाएंगे, कूलर चलाएंगे, है ना, तकनीक में बदलाव हो रहा है। तो जलवायु परिवर्तन एक छोटा सा एग्जांपल है कि मौसम बदलने के बाद हमारे पूरे लाइफ स्टाइल में चेंजिंग हो जाती है, पूरे तकनीक में चेंज हो जाता है। जब पूरा जलवायु भी बदलेगा तो सोचिए पूरा सब कुछ बदल करके रख देगा। तो इस जलवायु ने तकनीक में परिवर्तन ला दिया, न केवल तकनीक में परिवर्तन लाया बल्कि इसने जीविकोपार्जन में भी परिवर्तन ला दिया। जीविकोपार्जन समझ रहे हैं ना, कि गर्मी में आप खाने पीने की चीजों में भी परिवर्तन लाते हैं। जैसे गर्मी में आप कुछ और खाना पसंद करेंगे, जब सर्दी का मौसम होगा तो कुछ और खाना पसंद करेंगे, मसालेदार बाकी चीजें खाएंगे। लेकिन गर्मी के मौसम में आप सादा सादा भोजन करना पसंद करेंगे, बरसात में कुछ और। तो वही चीजें, तकनीक में परिवर्तन आ गया और जीविकोपार्जन परिवर्तन आ जाता है। तो मध्य पाषाण काल में जलवायु के परिवर्तन के कारण जो तकनीक और जीविकोपार्जन में परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन नव पाषाण काल में पूरी तरीके से नहीं देखा गया, नहीं पूरा पाषाण काल में पूरी तरीके से नहीं देखा गया, और इसी वजह से इसे एक अलग कालखंड के रूप में स्वीकार कर लिया गया। क्योंकि नौ पाषाण काल में जाते जाते जलवायु में फिर से परिवर्तन आता है, तो वहां पे कुछ और चीजें हमें देखने को मिलती हैं जो और आगे या और विस्तृत कर देता है इस चीज को, जो यहां से शुरुआत होती है। तो ये चीजें हम लोगों को यहां से देखने को मिलती है, किस वजह से, जलवायु परिवर्तन के कारण। और इसी जलवायु परिवर्तन के कारण तकनीक और जीविकोपार्जन में परिवर्तन आता है। तो बेसिकली मैंने क्या बताया कि जलवायु परिवर्तन ने इनके रहन सहन, खाने पीने, इनके उपकरण, हर चीज में परिवर्तन कर दिया, हर चीज को चेंज कर दिया। तो आइए अब देखते हैं तकनीक में परिवर्तन क्या होता है। तकनीक में परिवर्तन या तकनीकी परिवर्तन। जब हम लोग तकनीकी परिवर्तन की बात करते हैं तो अभी तक देख रहे थे हम लोग पूरा पाषाण काल में जो पत्थर के उपकरण हैं वो बड़े बड़े उपकरण थे। हालांकि धीरे धीरे निम्न पूरा पाषाण काल से लेकर के उच्च पूरा पाषाण काल तक भी हम लोग देख रहे थे कि उपकरणों में कुछ चेंजिंग हो रही थी। जैसे जैसे समझदारी बढ़ रही थी वो उपकरण को अपने अनुसार ढाल रहे थे ताकि उन्हें आसान हो शिकार करने के लिए। मध्य पाषाण काल के उपकरण भी एकाएक तेजी से बदलते हैं और इस कालखंड में चूंकि जलवायु शुष्क होने की वजह से इनका जनसंख्या में भी वृद्धि देखी जाती है, कृषि में भी आगे चल के देखेंगे इनका कुछ चीजें बढ़ता है। तो यहां पे जो तकनीकी परिवर्तन आता है इनके उपकरणों में, बेसिकली उपकरणों में जो तकनीकी परिवर्तन आता है, तो यहां पे देखा गया कि ये उपकरण के रूप में पत्थर तो इस्तेमाल करते ही थे और अच्छे किस्म के पत्थर इस्तेमाल करने लगे, अच्छे किस्म के पत्थर। इसके अलावा ये हड्डी
इस्तेमाल करने लगे, लकड़ी इस्तेमाल करने लगे। ध्यान रखिए, हड्डी लकड़ी, और हड्डी में क्या, पशुओं की हड्डी, ध्यान रखिएगा, पशुओं की हड्डी, और साथ ही पशुओं की सींग भी, पशुओं की सींग भी इस्तेमाल करने लगे उपकरण के रूप में। तो ये तो एक परिवर्तन आया कि इनका जो कच्चा माल है यहां पे संख्या बढ़ गई, अच्छे किस्म के पत्थर इस्तेमाल करने लगे, हड्डी लकड़ी, ये कच्चे माल के रूप में चीजें यहां पे चेंज होता है। न केवल कच्चे माल के रूप में, उपकरण के साइज में भी चेंजिंग आती है। साइज को क्या बोल सकते हैं हम लोग, आकार। उपकरण के आकार में भी बदलाव आता है। पहले के जो उपकरण थे वो बड़े बड़े उपकरण थे, ताकत लगता था उठा करके, फिर बहुत दूर तक फेंका भी नहीं जा सकता था। लेकिन अब उपकरण इनके छोटे हो गए, आकार में हल्के हो गए उपकरण। न केवल हल्के हुए छोटे, बल्कि एक बेस, एक शेप में भी आया। शेप इन द सेंस कि उपकरण एक प्रॉपर शेप में आया, जिसे बोलते हैं ज्यामिति शेप। ज्यामिति से जैसे उपकरण बने, इस तरीके के उपकरण बने, ज्यादा नुकीला, या इस तरीके के उपकरण बने, ज्यामिति शेप में इस तरीके के उपकरण बनने लगे, ऐसे उपकरण बनने लगे। यानी उपकरणों के शेप में भी बदलाव आता है। तो उपकरण में जो चेंज आता है, क्या आता है, इनके शेप में, आकार में बदलाव आता है, और साइज में भी बदलाव होता है। साइज को क्या बोलेंगे, शेप, और दोनों हम मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। एक हो जाएगा शेप, शेप समझ रहे हैं ना, और साइज अलग होता है। साइज तो आकार हो गया, शेप क्या हो जाएगा, इनका बनावट, बनावट और आकार, ऐसे कर लीजिए। दोनों चीजों में बदलाव आता है यहाँ पे बेसिकली। अब उपकरण चूंकि पशुओं के सींग इस्तेमाल किए जाने लगे, पशुओं की हड्डियां इस्तेमाल की जाने लगी, पत्थर इस्तेमाल किए जाने लगे, लकड़ी इस्तेमाल किए जाने लगे, तो ऐसे पत्थर छाटे गए, पत्थरों को जो है कि पशुओं के हड्डियों से जोड़ करके बनाया जाने लगा, सींग से बनाया जाने लगा। इसी प्रकार के एक उपकरण यहाँ पे देखने को मिलता है, तीर धनुष जैसे उपकरण भी इस काल में आने लगे। तीर धनुष जैसे उपकरण, तीर और धनुष जैसे उपकरण भी बन गए इसी कालखंड में। तो उपकरणों में एक बड़ा बदलाव यहां देखने को मिलता है, बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, जो इससे पहले बदलाव नहीं हुआ था पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में देखा गया कि उपकरण, अच्छा एक तो हो गया, उपकरणों की जो साइज रही ना, वो साइज भी घट गई उपकरणों की। सामान्यतः ये जो साइज रहा है 1 से लेकर के 4 सेंटीमीटर तक हो गया, 1 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक, 1 से 4 सेंटीमीटर तक उपकरण साइज छोटे हो गए। इसी वजह से कई बार इसे लघु पाषाण काल भी बोल दिया जाता है, मध्य पाषाण काल को, क्योंकि इस समय जो उपकरण रहे वो छोटे हो गए, लघु हो गए। अब देखिए उपकरण छोटे होने का फायदा क्या हुआ, या तीर धनुष जैसी जो तकनीकी आई उसका फायदा क्या हुआ। उसका फायदा यह हुआ कि अभी तक बड़े उपकरणों से बड़े जानवरों का ही शिकार होता था। जो पशु पक्षियां होती थी ऊपर उड़ती थी, उनका शिकार बड़े उपकरणों से नहीं होता था, ताकि कैसे खींच के मारेंगे, उतना ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा, वजन है नहीं जाएगा। लेकिन छोटे उपकरण आने से ये छोटे जानवरों का भी शिकार करना शुरू कर दिया। इससे ऐसे जानवर जो उड़ने वाले जानवर थे, पशु पक्षियों का शिकार भी इन्होंने शुरू कर दिया, तीर धनुष से मारना शुरू कर दिया। बड़े जानवरों का भी शिकार इन्होंने तीर धनुष से करना शुरू कर दिया, दूर से। तो उपकरणों में बदलाव की वजह से इनका जो खाने पीने की जो वैरायटी है, विविधता है, वो बदल गई। बड़े जानवर, छोटे जानवर, पशु पक्षी कई प्रकार के शिकार ये करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब ये शिकार की बात करते हैं तो इस शिकार में सब कुछ शामिल हो गया। बड़े जानवर भी शामिल हो गए, जंगली जानवर, छोटे जानवर भी शामिल हो गए, पशु पक्षी भी शामिल हो गए। ध्यान रखिएगा, पशु पक्षी भी इसमें शामिल हो गए। और इसी तकनीकी परिवर्तन ने मैंने बताया कि तीर धनुष का भी विकास कर दिया था मध्य पाषाण काल में, और इसने पक्षियों के शिकार करना आसान बना दिया। कहा जाता है कि मध्य पाषाण काल का जो शुरुआती चरण रहा ना, वहां के जो उपकरण रहे वो ज्यामितीय आकार के नहीं रहे, टेढ़े मेढ़े आकार के रहे उपकरण, इस तरीके के उपकरण है शुरुआती चरण में। लेकिन बाद में चल करके ज्यामितीय आकार के उपकरण बन गए। तो मध्य पाषाण काल में जब प्रवेश होता है तो शुरुआती उपकरण तो टेढ़े मेढ़े रहे इस तरीके के, लेकिन बाद में चल करके इनके उपकरणों में ज्यामितीय शेप आ गया। अब ये नुकीले बनने लगे, तिरछे बनने लगे, प्रॉपर एक शेप में उपकरण बनने लगे। और इस तकनीकी परिवर्तन ने इनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया। मैंने बताया शिकार छोटे बड़े जानवर, पशु पक्षियों का होने लगा, यानी इनके खानों में क्या हो गया, खाद्य विविधता बढ़ गई। विविधता इन द सेंस कि कई प्रकार के जानवर, ऐसा नहीं कि अभी यहाँ पनीर, पूड़ी, चाउमीन इस तरीके की विविधता नहीं।
जानवरों की उपलब्धता, छोटे बड़े पशु पक्षी कई प्रकार की विविधता यहाँ पे आ गई। पहले बड़े जानवर ही ज़्यादातर ये शिकार करते थे। इसके अलावा कहा जाता है कि ये इस काल में बेसिकली मृत भांडों को लेकर भी एक चर्चा होती है। हालांकि मृत भांडों की जो पहचान या एक्चुअल में जो मृत भांड हमें प्राप्त होते हैं नौ पाषाण काल से मिलती है। यानी मृत भांडों की जो विशेषता है वो नौ पाषाण काल के। लेकिन हालिया कुछ शोधों में मध्य पाषाण काल से भी कुछ मृत भांडों के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे मैं एक दो नाम बताऊं। एक तो बेलन घाटी से चौपानी मांडो, एक स्थान है यहां से चौपानी मांडो। उसी गुजरात में एक स्थान है लंघन राज। यहां से मृत भांडों के भी साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। तो शुरुआती मृत भांडों के साक्ष्य यहां से मिलना शुरू हो जाता है। हालांकि मृत भांडों का जो साक्ष्य प्रॉपर वे में माना जाता है वो नौ पाषाण काल से माना जाता है। लेकिन नवीनतम शोधों ने स्थापित कर दिया कि मध्य पाषाण काल के लोगों के पास भी मृत भांड होते थे। क्योंकि ये उपकरणों में जो ज्यामिति शेप आया, ये कहीं ना कहीं इस चीज को पुष्ट कर रहा था कि इनके पास मृत भांड भी होंगे। क्योंकि इतना ज्यामिति शेप आने का मतलब कि ये विकास की प्रक्रिया में आगे निकल गए थे, तो इनके पास मिट्टी के बर्तन भी होंगे शेप में। लगातार शोध हो रहे थे, खुदाई हो रहे थे और अंततः यह पाया गया कि चौपानी मांडो और लंघन राज दो स्थानों से मध्य पाषाण कालीन मृत भांड भी मिल गए। तो तकनीकी परिवर्तन में बेसिकली क्या क्या चीजें देखना है हम लोगों को? मृत भांड देखना है, इनके जो उपकरण है उनका बनावट देखना है, इनका साइज देखना है, और ये शिकार किन किन चीजों का करते हैं वो हमें देख लेना है। किस वजह से एक नई तकनीकी तीर धनुष का विकास भी इसी कालखंड में हो जाता है। क्लियर है यहां तक? आइए आगे बढ़ते हैं। जीविकोपार्जन। जब जीविकोपार्जन की बात हम लोग करते हैं तो यहां पे भी मानो क्या था? खाद्य संग्राहक ही था। लेकिन खाद्य संग्रह किस प्रकार से करता था? शिकार के रूप में बेसिकली। यानी अभी भी खाद्य उत्पादक नहीं था, अभी ये उत्पादन नहीं करता था, कृषि कार्य नहीं करता था कि खेती लगा ले, गेहूं उत्पादन कर लिए, या फिर जो उस समय कोदो सावा जैसी चीजें होती थी उसे उत्पादन कर लिए। अभी खाद्य संग्रह का मतलब होता है शिकार करके लाए, संग्रह कर ले, वही खा रहे हैं। या कंदमूल वगैरह तोड़ करके लाए जंगल से, जो फल फ्रूट है उसे रख लिए और खा रहे हैं। तो अभी मानव में कृषि करने की प्रक्रिया इस काल में नहीं आती। हालांकि आगे मैं चर्चा करूंगा अभी कृषि को लेकर के, लेकिन ध्यान रखिए कृषि जैसी चीजें अभी उभर करके नहीं आती यहाँ पे। ये मानव अभी खाद्य संग्रह की बना रहा और संग्रह करता था शिकार के रूप में। लेकिन मैंने बताया कि उपकरणों में परिवर्तन आने की वजह से शिकार के तकनीक में भी परिवर्तन आ गया। जो पहले से बेहतर हो गया शिकार करना। और मैंने बताया कैसे बेहतर हो गया? क्योंकि नई तकनीक ने तीर धनुष का विकास कर दिया। इसके अलावा ज्यामितीय आकार के उपकरण आ गए, इनके पास हथियार आ गए, एक शेप वाइज हथियार आ गए। और इन हथियारों की वजह से ये पशु पक्षियों के शिकार करने लगे, बड़े जानवरों के शिकार करने लगे, और छोटे जानवरों का भी इन्होंने शिकार करना शुरू हो गया। इसके अलावा एक चीज और देखा जाता है, क्योंकि ये पशुओं की हड्डियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे, सींग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे, तो कहा जाता है कि इन्होंने शिकार के रूप में मछली पकड़ना भी शुरू कर दिया था। कुछ जगहों से साक्ष्य प्राप्त होते हैं, मछली पकड़ना भी इन्होंने शुरू कर दिया। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इससे पहले के काल के मामले में यह जो कालखंड था, यहाँ पे खाद्य संग्रह में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। पूरा पाषाण काल में कोई जानवर शिकार हुआ, उसी को लोग खा रहे मिल करके। जब खत्म हो गया तो फिर जाते हैं, क्योंकि उनके पास शिकार करने के जो उपकरण रहे वो इस तरीके के उपकरण नहीं थे कि वो पशु पक्षियों का भी शिकार कर ले। वो कुछ चुनिंदा जानवरों का ही शिकार कर पाते थे। बहुत जो खूंखार जानवर होता था उसके पास भी नहीं जा पाते थे, क्योंकि पत्थर से उसे मारना भी मुश्किल था।
लेकिन इस कालखंड में तीर धनुष आ गया तो हम खूंखार जानवर को दूर से मारने का प्रयास कर सकते हैं। हथियार हमारे पास नुकीले हो गए तो हम रिस्क लेकर भी उसको मार सकते हैं, भूख लगी है। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि यहाँ पे हमें खाद्य संग्रह में विविधता देखने को मिली और इस विविधता ने खाद्य संग्रह की उपलब्धता को बढ़ा दिया। अब खाद्य ज्यादा उपलब्ध होने लगा, खाने के लिए ज्यादा उपलब्ध होने लगा, हमारे पास संसाधन इकट्ठा होने लगे, कलेक्ट होने लगे। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको पता होना चाहिए कि जब खाद्यान्न उपलब्धता बढ़ती है तो यह खाद्यान्न उपलब्धता प्रेरित करती है जनसंख्या वृद्धि को, और इस कालखंड में जनसंख्या वृद्धि को भी प्रोत्साहन मिलता है। तो जीविकोपार्जन के रूप में क्या हम लोग देखते हैं कि तकनीक परिवर्तन ने इनके उपकरणों में परिवर्तन ला दिया, और उपकरणों के जो परिवर्तन रहा इसने शिकार के तरीकों में परिवर्तन ला दिया, और शिकार के तरीकों ने शिकार में विविधता को जन्म दे दिया। कई प्रकार के मछली शिकार करने लगे, छोटे बड़े जानवर, और तीर धनुष के माध्यम से पक्षियों का भी शिकार इन्होंने शुरू कर दिया, और जिसने खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ा दी, खाद्य की उपलब्धता बढ़ा दी। जो खाने के लिए चीजें अब ज्यादा उपलब्ध होने लगी और उस चीज ने जनसंख्या वृद्धि को भी प्रोत्साहन दे दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब आइए अगले पॉइंट पे, भौगोलिक वितरण। भौगोलिक वितरण की हम लोग बात करेंगे तो भौगोलिक वितरण में मध्य पाषाण काल के जो स्थल है वो भी संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं। ध्यान रखिए, मैं कुछ स्थलों का नाम लिखवा दे रहा हूं। जैसे गंगा यमुना दोआब में भी पाए जाने लगे इस काल के स्थल। गंगा यमुना दोआब के बेलन घाटी में, बेलन घाटी समझ रहे हैं ना कहाँ? इलाहाबाद के पास है। बेलन घाटी में चौपानी मांडो, नाम याद रखिएगा, चौपानी मांडो। फिर मिर्जापुर में एक है सुहागी घाटी, मिर्जापुर में सुहागी घाटी। इसके अलावा कोल्डिहवा इलाहाबाद के पास है, ये भी बेलन नदी घाटी में शायद कोल्डिहवा, हाँ कोल्डिहवा। इसके अलावा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ की बात करें तो यहां से सराय नाहर राय, मैदहा। इसके अलावा मध्य प्रदेश से भी इसके स्थल मिलते हैं, आदमगढ़ और भीमबेटका। फिर राजस्थान के बागौर, फिर उसके बाद गुजरात का लंघन राज आदि कर लीजिए, महत्वपूर्ण स्थल है। तो भौगोलिक वितरण का सीधा सा मतलब हो गया कि मध्य पाषाण काल के उपकरण भी संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप से मिलते हैं। अब आते हैं हम लोग इनके दूसरे बिंदु पर बढ़ते हैं, पशुपालन को लेकर के। पशुपालन वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार प्रारंभिक परीक्षा में भी यहां से प्रश्न पूछता है, पशुपालन का साक्ष्य कहां मिला, पशुपालन। तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, मध्य पाषाण काल माना जाए, नव पाषाण काल माना जाए। कहते हैं कि शुरू में जब मध्य पाषाण काल का अध्ययन शुरू होता है तो पाया गया कि यहां पे नियमित पशुपालन का साक्ष्य नहीं मिलता है, नियमित पशुपालन का साक्ष्य नहीं मिलता है। पशुपालन की शुरुआत नहीं हुई थी, बेसिकली शुरुआत नहीं हुई थी। नियमित पशुपालन का मतलब कि ऐसे पशुओं का साक्ष्य नहीं मिलता है जो पालतू हो। जो पालतू होगा तो वही नियमित होगा ना, जंगली पशु आए चले गए। और इसका कारण दिया गया नियमित पशुपालन की शुरुआत न होने के कारण कि यहां पे जो पशुओं की हड्डियां मिली वो हड्डियां बेसिकली जंगली पशुओं की थी, इस वजह से माना गया कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत नहीं होती। यहां पशुपालन का मतलब ऐसे पशु जो आदमियों के साथ रहे समूह में, इसको लोग पाले। लेकिन बाद में चल करके मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और एक स्थान है राजस्थान बागौर, यहां से कुछ ऐसे पशुओं के साक्ष्य मिले, अवशेष मिले जो यह दर्शाते हैं कि ये एक्चुअली में पालतू पशु थे।
तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि मध्य पाषाण काल में पशुओं के पालने के क्रम में वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हालांकि बहुत बड़ी मात्रा में ये नहीं पाया गया कि हर जगह पशु पाले जा रहे हैं, लेकिन 2 जगहों से साक्ष्य मिल गया, आदमगढ़ और बागोर से। ध्यान रखिएगा। अब सवाल उठता है कि पशुपालन अगर एग्जाम में पूछ देता है कि पशुपालन की शुरुआत कब हुई तो हमें क्या मानना चाहिए, तो सामान्यतः यह माना जाता है कि पशुपालन की शुरुआत को हम नवपाषाण काल को ही मानेंगे। नवपाषाण काल, इसी को माना जाना चाहिए। नवपाषाण काल से पशुपालन की शुरुआत होती। अगर ये दोनों स्थलों का नाम नहीं देता है तो, खासतौर से मैंने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा में लेकर के इसको बड़ी डिस्प्यूट रहता है। अगर दे दिया कि पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो प्रारंभिक साक्ष्य का अगर नाम आएगा तो फिर हम मान लेंगे मध्य पाषाण काल। अगर देखा गया कि पशुपालन की शुरुआत कब से होती है तो फिर नवपाषाण काल, क्योंकि प्रॉपर वे में पशुपालन की शुरुआत यहीं से होती है। यहाँ पे कुछ साक्ष्य मिलते हैं, सिर्फ 2 स्थानों से मिले, आदमगढ़ और बागोर से मिलता है, जहां पे पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मिल जाते हैं, शुरुआती साक्ष्य। लेकिन कहा जाता है कि पशुपालन की शुरुआत अगर मानना हो तो हमें नवपाषाण काल से ही माना जाना चाहिए। दोनों चीजों ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा कि मध्य पाषाण वाले को पूछ रहा है या नवपाषाण वाले पूछ रहा है। नवपाषाण काल में एक परंपरा चल पड़ी पशुपालन की, जैसे आज लोग पेट पालते हैं, वैसी नवपाषाण काल से शुरुआत हो चुकी थी। मध्य पाषाण काल में कोई परंपरा नहीं थी, 1-2 जगह से पाया गया। समानतः जो अवशेष ज्यादातर मिले वो जंगली पशुओं के अवशेष मिले, इसलिए माना जाता है कि मध्य पाषाण काल से पशुपालन की शुरुआत नहीं हुई थी। लेकिन जब से ये 2 स्थानों से मिल गए तब से ये माना गया कि समानतः यहां से इसके तरफ यानी पशुपालन की तरफ ये अग्रसर हो चुके थे। ठीक, इसी प्रकार कृषि की बात कर लेते हैं हम लोग, कृषि को लेकर के कि कृषि का क्या चीजें हैं। तो कृषि के संदर्भ में भी एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर पूछा जाए कि खेती करना उन्होंने कब शुरू किया, यानी कृषि का आरंभ कब शुरू किया गया, तो आप नवपाषाण काल ही मानेंगे कि नवपाषाण काल से खेती का आरंभ होता है। लेकिन जब हम मध्य पाषाण काल में आते हैं तो हम पाते हैं कि यहां भी कुछ अनाज मिले हैं, कुछ अनाजों के साक्ष्य मिलते हैं, कुछ अनाजों के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन पाया गया कि ये बेसिकली जो अनाज है ये जंगली अनाज है, इन्हें बो करके उत्पादन नहीं किया गया था, नहीं, हालांकि प्रॉपर उनकी खेती नहीं की गई थी। जंगली अनाज है, जंगली का मतलब हो गया जो अपने आप जम गए और जिसको इन्होंने खा लिया। लेकिन कुछ आगे चल करके हमें और भी चीजें देखने को मिलती है कि जंगली अनाज थे, लेकिन आगे चल के हम देखते हैं कि इस कालखंड में हमें चक्की भी मिलता है और सिलबट्टा भी मिलता है। सिलबट्टा मिलता है। चक्की और सिलबट्टा यह दर्शाता है कि इस काल के लोग अनाज की ओर आकर्षित हो गए थे, अनाज की ओर आकर्षित हो गए थे, अनाज की ओर आकर्षित हो गए थे। ध्यान रखिए, आकर्षित हो गए थे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इन्होंने जंगली अनाजों का प्रयोग किया, चक्की और सिलबट्टे का प्रयोग किया, ताकि अनाज से दाने निकालने के क्रम में आगे बढ़ते हैं और अनाज की तरफ ये बढ़ते हैं। यानी कि ये खाद्य संग्राहक के रूप में शिकार के साथ साथ अनाजों का भी संग्रह करना शुरू करते हैं, उसके तरफ बढ़ते हैं। बेसिकली शुरू नहीं करते हैं, ध्यान जाता होता है ना, एक शुरुआती चरण में कुछ चीजें की। तो अनाज मिले, मैंने बताया कि जंगली अनाज थी, ये ऐसे अनाज नहीं थे जिनका उत्पादन किया जाता है, जिनको उन्होंने बोया हो, बो करके यूज किया हो। जंगली अनाज मिल गया, लेकिन उन्हीं जंगली अनाजों को आगे चलकर देखा गया कि वो अनाज की तरफ जो आकर्षित होते हैं, तो चक्की और सिलबट्टा, चक्की इन द सेंस के अनाज से दाने निकलने का प्रयोग किया गया, सिलबट्टा का प्रयोग मतलब उसको महीन करने के लिए किया गया होगा या फिर उसको खाने के क्रम में कुछ यूज किए होंगे। तो चक्की और सिलबट्टा जैसी चीजें भी आगे चल करके हम देखें न केवल चक्की सिलबट्टा बल्कि यहाँ पे गर्त चूल्हे भी मिल जाते हैं। गर्त चूल्हे समझ रहे हैं किसको बोलते हैं, यानी ये अनाज के पकाने की ओर संकेत करते हैं। गर्त चूल्हा का मतलब कि आज हम लोग जो चूल्हा इस्तेमाल करते हैं वो गर्त चूल्हा नहीं है, ऊपर बना। गर्त चूल्हा का मतलब जैसे तंदूर बनता है ना, खोन करके जमीन में खन लिए और उसी में लकड़ी वगैरह जला उसको बना लिए चूल्हा। शुरू में आप लोग गांव के जो लोग रहे होंगे तो देखते होंगे घर में गर्त चूल्हा भी बनता था, खन करके ऐसे जमीन मान लीजिए ये है तो इसी में ऐसे गड्ढा खन दिया और ये हो गया चूल्हा वाला सेक्शन। तो ये दर्शाता है कि गर्त चूल्हा दिखाने का मतलब कि ये अनाज को पकाने की ओर भी अग्रसर बढ़ जाते हैं, कि अनाज अब पका कर ये खाने लगे, पका कर ये खाने लगे। तो 2-3 चीजें तो समझ में आती है कि अनाजों की तरफ इनका आकर्षण बढ़ गया था। इन्होंने अनाजों से दाना निकाला,
गर्त चूल्हा अनाजों को पकाना भी शुरू कर दिया। सिलबट्टा यानी पकाने के रूप में कुछ यूज किए होंगे अनाज को, या अनाज को कूचने के लिए, छोटा करने के लिए, मतलब अनाज की तरफ ये बढ़ जाते हैं। लेकिन बेसिकली ये कहा जाए कि इस कालखंड में कृषि की शुरुआत हो गई थी, तो ये अभी स्वीकार नहीं किया जाता। माना जाता है कि कृषि की शुरुआत एक्चुअल में नवपाषाण काल से ही होती है। इस काल में जो अनाज के दाने वगैरह मिले हैं वो जंगली अनाज के दाने हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए, इसके बाद अब हम लोग दो बिंदु हैं, तीन बिंदु हैं। सामाजिक संरचना, उसके अलावा इनका जो है कि सांस्कृतिक संरचना, और सांस्कृतिक संरचना में भी हम लोगों को धर्म और कला को देखना है। तो इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपके दिमाग में बेहतर तरीके से बस गई होंगी। बस दिमाग में बसाए रहिए, यहाँ से कोई भी प्रश्न आपका गलत होने वाला नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनके सोशल स्ट्रक्चर को देखेंगे, और सोशल स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगा एक शब्द आता है बैंड समाज का, बैंड सोसाइटी जिसे बोलते हैं। तो क्या होता है बैंड सोसाइटी, ये मैं बताऊंगा कि इस कालखंड में बैंड सोसाइटी देखने को मिलती है, और यही बैंड सोसाइटी आगे चल करके परिवार जैसी संस्थाओं को भी जन्म देती है। नवपाषाण काल में देखा जाएगा।